Hello, my dear students. I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस श्रृंखला में आपको मेरी 2 क्लासेस मिल चुकी होंगी। और आपने देखा होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमने जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करी है, सबसे पहले उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स या जिसको कुछ बच्चे हाइड्रोलिक्स नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ अभी कुछ सब्जेक्ट आपको और स्टार्ट होने वाले हैं, मेरी क्लासेस के साथ आपको अटैच मिलेंगे, मेरी क्लासेस के बाद मिलेंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, मेटल कटिंग वगैरह की। आज की जो क्लास है, उसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, पिछली 2 क्लासेस के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करी फ्लूइड मैकेनिक्स की, कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, फ्लूइड का अर्थ क्या है, मैकेनिक्स का अर्थ क्या है, किस प्रकार फोर्सेस काम करते हैं, किस प्रकार स्ट्रेसेस काम करते हैं, किस प्रकार शियर स्ट्रेस फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बाद में हमने ब्रांचेस की बात करी होगी कि आप कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, स्टैटिक्स है। ये सब कुछ हमने पहले लेक्चर में किया होगा। दूसरे लेक्चर में साथ ही साथ पहले ही लेक्चर में आपको डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई होंगी। अब दूसरी क्लास में आपने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा। विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस चैप्टर में, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, बेसिकली हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वेरियस फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम विस्कोसिटी के आगे बढ़ने का, अगर आज की इस क्लास को शुरू करें, हम लोग विस्कोसिटी के आगे बढ़ते रहें, तो कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, जिनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास नंबर, ये हमारा 3 है, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, क्लास नंबर 3 है। और इस क्लास में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मैं पीपीटी पे बना के ले आया हूं ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि इसमें लिखने वाली चीज़ें कई सारी हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। कौन से फ्लूइड के बारे में? न्यूटोनियन फ्लूइड। फ्लूइड कई प्रकार के होते हैं। लास्ट क्लासेस में आपने देखा होगा कि फ्लूइड को मुख्य रूप से हम लोग लिक्विड और गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। हमने आपको बताया होगा ना कि लिक्विड और गैस मुख्य रूप से क्या होता है? फ्लूइड होता है। अगर मैटर का क्लासिफिकेशन हम देखें, तो मैटर को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं। आज थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं। तो एक सॉलिड्स होता है और दूसरे क्या होते हैं बच्चों? फ्लूइड्स होते हैं। और फ्लूइड में 2 आता है, जिसमें कि एक लिक्विड आता है और एक गैस आता है। ठीक है ना? तो ये एक क्लासिफिकेशन है, ये एक आधार है, ये एक तरीका है चीजों को डिवाइड करने का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लेकिन आज इसी फ्लूइड को हम एक दूसरे तरह से बांटना चाहते हैं। आज हमारे क्लासिफिकेशन का आधार कुछ नया है। क्लासिफिकेशन का आधार क्या नया है? आधार है हमारा विस्कोसिटी से लेकर के न्यूटन साहब का एक नियम। महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिनको आप जानते ही हैं, न्यूटन के आपने मोशन के लॉस पढ़े होंगे। आज हम लोग न्यूटन का विस्कोसिटी का लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आया कहां से है, का सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये किसी अदर लॉ से कोरिलेट करता है? जी हां, कोरिलेट करता है। साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के आधार पर देखा जाए, तो फ्लूइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने भागों में डिवाइड हो सकते हैं। तो फ्लूइड वही है, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन का, उसके वर्गीकरण का आधार परिवर्तित हो गया, आधार बदल गया। तो आइए देखते हैं क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहां हेडिंग बनाया है न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या बनाया है? न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी,
जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा एनएलवी। ठीक है, ये आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अगर बात करें, जिसको मैं शॉर्ट में एनएलवी कहता हूं, तो न्यूटन साहब ने विस्कोसिटी से रिलेटेड मान लीजिए एक लॉ दिया होगा, या ऐसे मानिए कि एक लॉ है जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं और कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन नहीं करते हैं। सिंपल सा फंडा है। कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, और कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हीं फ्लूइड्स को क्या कहा जाता है? न्यूटोनियन फ्लूइड। एक एक बात करके समझते जाइए ताकि आपको डाउट ना रहे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों न्यूटोनियन फ्लूइड होता क्या है? सिंपल सा फंडा है कि विस्कोसिटी से संबंधित एक लॉ है जिसका नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या कहता है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिमाग में एक चीज रखिए अपने कि एक लॉ है जो विस्कोसिटी के बारे में बात करता है, उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो इनको फॉलो करते हैं और कुछ फ्लूइड ऐसे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। जो फ्लूइड इसको फॉलो करते हैं उनका नाम होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है तो आप बताएंगे न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, एनएलवी को फॉलो करता है। यानी न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? जो फॉलो एनएलवी, फॉलोस, जो न्यूटन के विस्कोसिटी के लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, यहां लिखा है मैंने सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या लिखा है? सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। मतलब ये कॉन्सेप्ट किससे सपोर्ट कर रहा है, कहां से आया है, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये सब बातें जानते हैं। एक लॉ आपने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ। कहां पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में या अप्लाइड मैकेनिक्स में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हो वहां आपने एक लॉ पढ़ा होगा हुक्स लॉ नाम से। क्या कहता है हुक्स लॉ? दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सॉलिड्स नॉट फॉर फ्लूइड्स। अगर हम हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ केवल और केवल किसके लिए वैलिड होते हैं? सॉलिड के लिए वैलिड होता है। हुक्स लॉ फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं होता है। आपने कहा सर यहां पे आप हुक्स लॉ की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में मैं चीजों को कोरिलेट कर सकूं कि जिस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार सॉलिड्स के लिए हुक्स लॉ बना है उसी प्रकार फ्लूइड्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। हुक्स लॉ केवल और केवल सॉलिड्स पे काम करता है, इसका फ्लूइड से कोई मतलब नहीं है। और अगर हम फ्लूइड में कोई सिमिलर लॉ की बात करें, अगर हम फ्लूइड में किसी सिमिलर लॉ की बात करें जो लॉ फ्लूइड के लिए काम करता हो तो उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द सिमिलर लॉ टू हुक्स लॉ फॉर द सॉलिड्स। सॉलिड के केस में हुक्स लॉ जो बातें कहता है ठीक वैसे ही बातें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है फ्लूइड्स के बारे में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये हमारा सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है। सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट से हमारा मतलब है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस लॉ से कोरिलेट करता है। तो आपने क्या बताया कि किससे कोरिलेट करता है? हुक्स लॉ से कोरिलेट करता है। किससे कोरिलेट करता है? हुक्स लॉ से कोरिलेट करता है। अच्छा भाई क्या कहता है हुक्स लॉ? जब हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी कर लेते हैं कि क्या बात बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ माने हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहां पे गलती से मल्टीप्लाई का साइन बन गया है बट ये साइन वास्तव में क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को आप हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, ई। यानी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटा तो यहां क्या आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। अब इस ई का नाम क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है ई क्या होता है। अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और डिटेल में क्लासेस आपके लिए आने वाली हैं। ई के सिग्निफिकेंस क्या है, ई किस बात की बात करता है, किसी मटेरियल का ई ज्यादा है तो इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसी मटेरियल का ई कम है तो इस बात का मतलब क्या है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में कराया है आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और ये क्या होता है ये सब हमने सोम में बात किया है। तो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप डिवाइड करेंगे तो बराबर ई आ जाएगा। यहां पे इसको थोड़ा सा जल्दी में मैंने एक्सप्लेन किया, बस उद्देश्य ये था कि आपको जो लड़के नए हैं उनको थोड़ा बेसिक कनेक्ट हो पाए, और कोई बात नहीं है। बाकी ई को जानना है, हुक्स लॉ को अगर जानना है, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, क्या नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे काम वो पढ़ते हैं आप, ये सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आप उन लेक्चर्स को देखिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा भाई, तो भाई बात यहां से निकल के आई कि जिस तरह से हुक्स लॉ है उसी तरह से एक लॉ और है जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और उस लॉ को जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग मतलब फ्लूइड, जो फ्लूइड फॉलो करता है उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या नाम होता है बच्चों, न्यूटोनियन फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है इन सिमिलर वे, मतलब ठीक उसी प्रकार, देयर इज अ लॉ फॉर फ्लूइड्स विच इज कॉल्ड एनएलवी। एनएलवी का फुल फॉर्म मैं यहां लिख दे रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना, जिस प्रकार हुक्स लॉ होता है, इन सिमिलर वे देयर इज अ लॉ फॉर फ्लूइड्स विच इज कॉल्ड एनएलवी। एनएलवी का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये एनएलवी क्या कहता है, एनएलवी ये कहता है कि टाउ, यहां पे भी गड़बड़ साइन बन गया है, मैं इसको सही कर देता हूं। एनएलवी क्या कहता है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। पिछली वाली क्लास में आपको पता चल गया होगा कि टाउ क्या है, डी थीटा बाई डी टी क्या है। टाउ है शियर स्ट्रेस और डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता है। अब अगर हम इसको यहां इक्वल टू करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, और यहां पर वो कांस्टेंट क्या आता है, म्यू आता है। ये भी हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आता है। ठीक है, अब यहां से एक लॉ निकल के आया, एंड दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ। और कहा जा रहा है कि फ्लूइड्स विच फॉलो दिस लॉ आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। यानी वे फ्लूइड जिनमें जिनमें शीयर स्ट्रेस, डी थीटा अपॉन डी टी के प्रोपोर्शनल होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। तो शुरुआत की हमारी हेडिंग क्या थी बच्चों, न्यूटोनियन फ्लूइड ही तो हमारी हेडिंग थी ना। अब देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड क्लियर हो गया कि ये वे फ्लूइड्स जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। ये लॉ क्या होता है आपको ये भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो म्यू की चर्चा हुई है, ये म्यू ही क्या है, आपका डायनामिक विस्कोसिटी है। इसके बारे में भी पिछले टर्न पे हमने आपको बताया होगा। अब इस लॉ को लेकर के अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हमें सीखने को मिलता है, जरा देखते हैं। अब अगर हम इस लॉ को लेके आगे बढ़ें तो यहां पर एक बड़ा ही बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन आता है जिसको हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। आप इसके फॉर्मूले को देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये किसका फॉर्मूला है, एनएलवी का फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के लिए चलिए मैंने एक बार यहां फिर से लिख दिया है उसी बात को
यहां आप अगर ध्यान से देखिए और आपको अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद हो तो आप इसको भी ध्यान से देखिए जरा। इसको और इसको अगर आप समीकरण नंबर 1 इसको बना दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जरा आप ध्यान से देखिए। क्या कुछ चीजें कोरिलेट कर रही हैं? जी हां, कोरिलेट कर रही हैं। आप देखिए कि ये समीकरण कुछ कुछ y इज इक्वल टू mx जैसा लग रहा है आपको? आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है। अगर हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करें तो हम ये पाते हैं कि जो m है, m का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप है। जो काम यहां m कर रहा है वही काम यहां पे कौन कर रहा है? म्यू कर रहा है। यानी कि जो विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी, अभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे, एडी विस्कोसिटी की बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल और केवल डायनामिक विस्कोसिटी। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है, अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी को देखें, अगर हम म्यू को देखें तो म्यू स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से अगर इसको हम मिलाएं, अगर इसको हम y इज इक्वल टू mx से हम अगर इसको कोरिलेट करें, इसको हम इक्वेट करें, इसको हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम क्या पाते हैं कि म्यू और यम आपस में वही काम कर रहे हैं एक दूसरे इक्वेशंस में। यानी जो विस्कोसिटी है वो किससे रिलेटेड है? स्लोप से। किससे रिलेटेड है? स्लोप से। तो म्यू डिनोट्स m, म्यू माने डायनामिक विस्कोसिटी, क्या डिनोट्स करता है? m, और m क्या है? स्लोप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मींस मोर विस्कोसिटी मोर स्लोप। जितनी अधिक विस्कोसिटी होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। एक बच्चे ने कहा कि सर ये बातें थ्योरेटिकली तो समझ में आ रही हैं, कुछ प्रैक्टिकल या कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप दिखाइए तो फीलिंग डेवलप होगा। सर फीलिंग नहीं डेवलप हो रहा। अच्छा भाई, फीलिंग डेवलप कराते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना जानते हैं? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम आपसे कहें इसका इक्वेशन बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे? आपने कहा सर ऐसे बनाएंगे। यहां क्या प्लॉट करेंगे? सर यहां y प्लॉट करेंगे। यहां क्या प्लॉट करेंगे? सर यहां x प्लॉट करेंगे। और सर ये स्लोप कौन डिसाइड कर रहा है? सर स्लोप डिसाइड कर रहा है यम। अब ठीक इसी तरह से हम इसका इक्वेशन यहां बना सकते हैं कि नहीं? जी हां। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx को फॉलो कर रहा है एंड y इज इक्वल टू mx इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। यह एक सीधी रेखा है जो कहां से जा रही है? मूल बिंदु से होते हुए जा रही है। अगर इसी के तर्ज पर हम इसको बनाना चाहें तो कैसा बनाएंगे? हम ऐसा बनाएंगे। इधर क्या आएगा बच्चों? टाउ आएगा। क्या आएगा? टाउ आएगा। देखो जहां y रखा वहां क्या रखा? हमने टाउ रखा। इधर क्या आएगा? इधर हमने रखा du अपॉन dy, और मैंने आपको बताया था ना du अपॉन dy को चाहे d थीटा अपॉन dt होता है, तो हमने किसको रख दिया? d थीटा अपॉन dt को रख दिया। अब अगर यहां पर हमें दिखाना हो किसी चीज की विस्कोसिटी को, तो जो इसका स्लोप है, जो इसका स्लोप है जिसे वहां m से डिनोट करते थे, यहां किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। और स्लोप हमें बताएगा कि विस्कोसिटी कितना है। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी विस्कोसिटी, यानी लोअर विस्कोसिटी वाले, जो कम विस्कोसिटी वाले फ्लूइड हैं उनके स्लोप कम बनेंगे। यानी अगर हम कुछ अगर मान लीजिए ले लेते हैं, चलिए एक 1 ले लेते हैं, ये मान लीजिए 1 है, तो इसका स्लोप देखिए कम है ना, यानी ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी कम है। मान लीजिए इसको हम 2 ले लेते हैं, दिस इज 2, तो स्लोप देखिए बढ़ गया। तो अगर आप इसका म्यू देखोगे, इसका म्यू देखोगे, तो किसका म्यू ज्यादा मिलेगा? 2 वाले का ज्यादा मिलेगा। और ले लेते हैं, मान लीजिए कोई हमने तीसरा ले लिया, तो इसका स्लोप और ज्यादा हो गया। तो ये कोई ऐसा फ्लूइड होगा जिसकी विस्कोसिटी 1 और 2 से
ज्यादा होगी। जितना अधिक स्लोप आपको मिलेगा म्यू की वैल्यू उतनी ही बड़ी प्राप्त होती जाएगी। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का रिजल्ट क्या मिला? ये रिजल्ट मिला कि जो काम यहां पे देखिए स्लोप कर रहा है वही काम यहां पे कौन कर रहा है? विस्कोसिटी। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमको बात तो पकड़ में आ गई, फीलिंग नहीं डेवलप हुई है सर। तो डर लगता है कि जब तक फीलिंग नहीं डेवलप होती है ना, एग्जाम में जाके गलत ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे आकर के मुझसे कहते हैं कि सर जिस समय आपने पढ़ाया उस समय चीजें समझ में आई, एग्जाम में जाके हमने गलत कर दिया। ऐसा तब दिक्कत आता है जब या तो आप उसको रिवाइज नहीं करे हैं बार बार, या आप उसको फील नहीं कर पाए हैं, केवल आप ऊपर ऊपर से समझे हैं। एक चीज समझ में सबको आ गई, स्लोप और विस्कोसिटी। जिसकी विस्कोसिटी कम उसका स्लोप कम, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, या जिसका स्लोप कम उसकी विस्कोसिटी कम, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। अब मान लीजिए यहां पर हम आपको एक दिखाने जा रहे हैं, यहां से आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से चीजों को समझते हैं। जरा समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है, हमें कुछ चीजें दी हुई हैं। पहला मान लीजिए हमें दिया है एयर, दूसरा हमें दिया हुआ है मान लीजिए गैसोलीन। मैं ये कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि इसी कलर की लाइंस में यहां बनाऊंगा फिर। और तीसरा मान लीजिए हमें कौन सा कलर ले लें, चलो हम ये ले लेते हैं, वाटर दिया हुआ है। चौथा जो हमें दिया हुआ है फ्लूइड, उसको हम इस कलर से ले लेते हैं, मरकरी दिया हुआ है मान लीजिए। और एक हम व्हाइट ही ले लेते हैं, ऑयल। तो कितने हमें दिए हुए हैं भैया? हमें 1 2 3 4 5, और आपको दिया हुआ है कि एयर की विस्कोसिटी सबसे कम है। जब मैं कहूं विस्कोसिटी तो आप क्या समझेंगे? डायनामिक विस्कोसिटी। गैसोलीन की विस्कोसिटी एयर से ज्यादा है, वाटर की विस्कोसिटी एयर और गैसोलीन दोनों से ज्यादा है, मरकरी की विस्कोसिटी वाटर से भी ज्यादा है, और ऑयल की विस्कोसिटी इन सब में सबसे ज्यादा है। अगर हम इसको यहां अगर हम दिखाना चाहें, देखिए इधर हमने आपको टाउ दिखा दिया है। टाउ का मतलब क्या है भैया? शियर स्ट्रेस, ये हमने आपको बताया ही है। और ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये किसके किसके बीच का रिलेशन है? ये है टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी के बीच का रिलेशन है। तो इस तरफ हमने क्या दिखा दिया है? देखिए डी थीटा बाई डी टी दिखा दिया है। तो इस तरफ हमने टाउ प्लॉट कर दिया, उस तरफ हमने क्या प्लॉट कर दिया? डी थीटा बाई डी टी प्लॉट कर दिया। अब अगर हम इन सभी फ्लूइड को यहां पर हम दिखाएं, हम शो करें, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों? हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी सबसे कम है उसका स्लोप सबसे कम आएगा, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा, जिसकी विस्कोसिटी और ज्यादा है उसका स्लोप और ज्यादा, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है उसका स्लोप बहुत ज्यादा। तो स्लोप के आधार पर विस्कोसिटी को हम क्रमागत तरीके से रखने का काम कर सकते हैं, जिसको मैं आपके सामने ही बनाने जा रहा हूं। तो सबसे कम विस्कोसिटी एयर की है ना, सबसे कम विस्कोसिटी एयर की है, तो पहला जो लाइन आएगा वो एयर का आएगा। दिस इज एयर। इसके बाद क्या है? गैसोलीन। अगर इसके बाद गैसोलीन है, ये गैसोलीन आएगा। दिस इज गैसोलीन। देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है ना। मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी अगर ना भी गई हो तो आप लोग कर लेना। डिजिटल वाले बोर्ड पे हम लोग को लिखने की इतनी आदत नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड पे सीधी लाइन खींचती है। ठीक है, तो आप समझना लाइन सीधी ही है, हो सकता है मेरे से थोड़ा सा टेढ़ी बन गई हो। वाटर की बात करें, देखिए विस्कोसिटी बढ़ गई ना, अगर विस्कोसिटी बढ़ गई तो स्लोप भी बढ़ जाएगा। दिस इज लाइक दिस, वाटर। फिर उसके बाद किसकी बात करें? मरकरी। दिस इज लाइक दिस, मरकरी। फिर किसकी बात करें? ऑयल। ऑयल को हमें किस कलर से खींचना है? ठीक है ना। ऑल द लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल इक्वेशन किसके साथ हमारा मैच करता है? y इक्वल टू mx से, जो किसका समीकरण है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन।
डिफरेंस किसका है? स्लोप का। जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। मोर विस्कोसिटी मोर स्लोप, या मोर स्लोप मोर विस्कोसिटी। लेस विस्कोसिटी लेस स्लोप, या लेस स्लोप लेस विस्कोसिटी। दिस इज द गोल्डन पॉइंट। इतनी बात याद रखना है बस। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। यहीं से ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि आप वहां फंसेंगे। अगर ये क्लियर है, क्या क्लियर है? स्लोप और विस्कोसिटी का रिलेशन क्लियर है। मोर विस्कोसिटी मोर स्लोप, या मोर स्लोप मोर विस्कोसिटी। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जो बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा ये मुझे थोड़ी पता है, मुझे थोड़ी पेपर बनाना है, लेकिन क्वेश्चन चाहे जो बनेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित रूप से एग्जाम फोड़ के आएंगे, देख लीजिएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं सामने से हट जा रहा हूं, एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। अच्छा सा खूब बनाइए, नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये कोर्स कंप्रेहेंसिव कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है। अमूमन जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात आती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, लोग पूरा नहीं पढ़ाते हैं, डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, काट छाट के पढ़ाते हैं। बट इट्स माय प्रॉमिस कि जो भी आपको मिल रहा है कंप्लीट दे रहा हूं, एक एक चीज दे रहा हूं। तो बढ़िया से नोट्स बनाइए, सब क्वेश्चंस लगवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। अगर ये हो गया हो तो आगे बढ़े। आपने कहा जी सर ये हो गया है। अगली बात क्या पढ़नी है हमें? आप देख रहे हो लगातार हम विस्कोसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अगली बात जो हमें विस्कोसिटी की पढ़नी है, हमें उसके यूनिट के बारे में पढ़ना है। किसकी यूनिट पढ़नी है? डायनेमिक विस्कोसिटी की हमें यूनिट पढ़नी है। आप डायनेमिक विस्कोसिटी को पहचानते हो म्यू से। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या निकल के आती है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट कैसे निकल के आती है। कैसे आती है? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है, इतना आप जानते ही हैं। अगर आप यहां से म्यू निकालना चाहेंगे, अगर आप यहां से म्यू निकालना चाहेंगे तो म्यू क्या होगा? म्यू हो जाएगा टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। जहां बच्चों टाउ क्या है? टाउ है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, तो अगर टाउ की अगर आप बात करेंगे तो टाउ की यूनिट क्या हो जाएगी? टाउ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई? अगर आप डी की बात करेंगे तो डी क्या है? डी है वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड। डी वाई क्या है? लेंथ है। अगर लेंथ की बात करेंगे, चेंज इन लेंथ या लेंथ जो भी आप कह लो, लेंथ की बात करेंगे तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। यानी अगर हम ये वाली यूनिट रख दें, ये वाली यूनिट रख दें, ये वाली यूनिट रख दें कि तो क्या हमें म्यू की यूनिट नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। और जब आप रख के निकालोगे तो यूनिट आएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी माय डियर फ्रेंड्स। जब आप यूनिट पुट करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, एंड दिस इज द SI यूनिट। क्या बोला मैंने? ये कौन सी यूनिट है? SI यूनिट। आपने कहा सर आप SI पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? अमूमन तो हम SI यूनिट्स ही पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, जहां भी देखते हैं, लेकिन यहां पे हमें MKS और CGS यूनिट्स को भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि SI यूनिट पे आपको चीजें दी रहेंगी। हो सकता है CGS में चीजें दी रहें और बदलना पड़े, कन्वर्ट करना पड़े आपको SI यूनिट्स में। तो इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी सॉरी, अगर आपसे कोई पूछे कि विस्कोसिटी की, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो उससे ये मत कहिएगा कि विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। उससे पूछेगा कि आप कौन से यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट या सीजीएस यूनिट। ये यूनिट है लेकिन कौन सी है? एसआई यूनिट। इस बात का ध्यान रखिएगा। अदर कौन सी यूनिट्स पढ़नी है, कौन सी जरूरत है, आगे देखते हैं जरा। हाँ, अगर एसआई यूनिट की बात करें, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सेकेंड छूट गया था, हमने लिख दिया। ठीक है, तो एसआई यूनिट कौन सा हुआ? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। एमकेएस यूनिट क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एसआई यूनिट हो गई।
एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगी? केजीएफ अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सेकेंड सब जगह छूट गया है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया है, आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। एमकेएस क्या हो गया? केजीएफ अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या हो गया? डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सीजीएस यूनिट है डाइन, तो डायन मत कहना तुम लोग, है? इसको तुम लोग डायन मत कहना, डायन, ठीक है ना? तो ये डाइन है, डा इन है, ठीक है? तो सीजीएस यूनिट क्या है? डा इन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो ये एमकेएस यूनिट है, सॉरी, ये एसआई यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना? नोट में क्या पढ़ाया गया है कि डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये जो पूरा है, जो पूरा इतना, इज ऑल्सो नोन एज पॉइज। क्या बोलते हैं इसको? पॉइज बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें 1 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, क्या लिख सकते हैं? 1 पॉइज। अमूमन आपने देखा होगा कि जब सवाल दिए रहते हैं आपके परीक्षा में तो उसमें यूनिट पॉइज ही लिखी होती है। तो पॉइज कौन सी यूनिट है? पॉइज, एक पॉइज बराबर क्या होता है बच्चों? एक पॉइज बराबर होता है डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या 1 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो पॉइज इसकी सीजीएस की यूनिट है। तो कैसे कन्वर्ट करना है आप कर लोगे आराम से, बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अधिकतर बहुत बार तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉइज क्या होता है। एक बार अभी एसएससी जेई पिछले या पिछले साल के पहले जो है पूछा गया कि 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है बताओ? 1 पॉइज इज इक्वल टू होता है 1 डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्लियर, एमकेएस क्लियर, सीजीएस क्लियर, पॉइज के बारे में भी आप जान गए। अच्छा, अब पॉइज के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि एक पॉइज की अगर हम लोग बात करें, एक पॉइज की अगर हम लोग बात करें, 1 पॉइज इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीपॉइज। 1 पॉइज इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीपॉइज। तो अगर सेंटीपॉइज, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसका पढ़ने का कोई खास कारण नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पॉइज बड़ी यूनिट है और सेंटीपॉइज छोटी यूनिट है। भाई एक पॉइज में 100 सेंटीपॉइज है ना, तो छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। अगर आप यहां से सेंटीपॉइज, जिसको मैं अमूमन सीपी लिखता हूं, अगर आप 1 सीपी निकालोगे, 1 सेंटीपॉइज निकालोगे, तो क्या आएगा? 1 सेंटीपॉइज इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 पॉइज। क्या जाएगा? 1 सीपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 पॉइज। आगे मैंने इसमें लिखा भी होगा 1 पॉइज इज इक्वल टू 100 सेंटीपॉइज, तो 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू 1 अपॉन 100 पॉइज। आज की क्लास में कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसे प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सिंपल प्रिंसिपल्स है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल बातें हैं। लेकिन ये सिंपल बातें जो होती है ना, मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। गलती वही होती है जो सबसे सिंपल चीज होती है। तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा, बड़े ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही प्यार से पढ़िएगा, ताकि सब याद हो जाए आपको। आगे बढ़े। तो विस्कोसिटी के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। अभी आपने जाना उसके यूनिट्स के बारे में। अब हम लोग विस्कोसिटी ऑफ वाटर पे बात करना चाहते हैं कि वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है। कई बार सवालों में वाटर की विस्कोसिटी दी रहती है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को याद भी कर लीजिए। गिवन रहता है लेकिन याद कर लीजिए। क्या याद करना है आपको? अगर हम विस्कोसिटी देखें वाटर का, तो कितना होता है? 1 सेंटीपॉइज। पानी की श्यानता, पानी की डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी होती है? 1 सेंटीपॉइज। लेकिन बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो आगे लिखा है
एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने कहा सर ये क्यों लिखा है आपने? मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, याद रखिएगा कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। विस्कोसिटी में टेम्परेचर के साथ परिवर्तन होता है। तो जब भी विस्कोसिटी लिखिए, बगल में टेम्परेचर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर को मत छोड़िएगा। कुछ किताबों में ये 25 की जगह 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा रहता है। तो पानी की श्यानता, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 सेंटीपोइस बट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एक तापमान पर यह श्यानता नहीं पाई जाएगी। ये कहां पाई जाएगी? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वेन एवर यू आर राइटिंग द विस्कोसिटी यू मस्ट मेंशन द टेम्परेचर माय स्टूडेंट्स। जब आप विस्कोसिटी लिखिएगा, बगल में तापमान जरूर मेंशन करिएगा, टेम्परेचर जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ परिवर्तित हो सकती है, चेंज हो सकती है, बदल सकती है। ओके, तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपोइस बट वेयर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं कहीं 20 भी लिखा रहता है। अब अगर इसमें हम चेंजेस करें, ये पॉइज है, पॉइज अगर ये आप जानते हैं कि सीजीएस की यूनिट है, अगर इसे हम एमकेएस में करें तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप देख लीजिए कैसे कन्वर्जन हुआ है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, तो आप कन्वर्जन करेंगे तो ये भी निकल के आ जाएगा। देखो हर जगह मैंने मेंशन किया है ना, हर जगह टेम्परेचर मेंशन है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि whenever you are writing the viscosity you must mention the temperature, because the viscosity may change with the temperature, with the change in temperature। अगर टेम्परेचर बदला तो विस्कोसिटी भी बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मरकरी की विस्कोसिटी देखें, विस्कोसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 1.55 सीपी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से एक कोरिलेशन भी आपको याद होगा, पिछली क्लासेस भी मैंने डिस्कस की होंगी। क्या कोरिलेशन? फिर से करा दे रहा हूं, वेरीफाई हो जाएगा, याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्या याद हो जाएगा कि मरकरी की विस्कोसिटी 1.55 होता है। मरकरी की विस्कोसिटी क्या होता है? 1.55 सीपी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है भैया? अगर हम यहां विस्कोसिटी ऑफ वाटर ले लें, कितनी होती है? 1 सीपी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलने के लिए एक बात पहले और समझो। एक बात क्या समझोगे? अगर हम डेंसिटी की बात करें, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आज की क्लास में पहली बार आए हो, इसके पहली वाली क्लास जिन लोगों ने पढ़ी है उनको तो मैंने बताया ही होगा। अगर हम मरकरी की डेंसिटी लें तो होती है 13600 केजी पर मीटर क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, डेंसिटी में परिवर्तन देख रहे हैं। पानी की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 है और मरकरी की डेंसिटी है 13600। कितने गुना हो गया? 13 गुना के आसपास बढ़ गया। लेकिन अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो पानी की विस्कोसिटी है 1 सेंटीपोइस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकरी की विस्कोसिटी है 1.55 सेंटीपोइस एट द सेम टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी अगर म्यू का हम देखें तो म्यू कितना है? वाटर के लिए म्यू है 1 सीपी, और अगर हम मरकरी के लिए देखें तो है 1.5 सीपी लगभग। आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आप परिवर्तन ये देख रहे हैं कि श्यानता तो, विस्कोसिटी तो, डायनेमिक विस्कोसिटी तो 1.5 ही गुना बढ़ा, लेकिन डेंसिटी 13 गुना बढ़ता है। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें यह जानकारी मिलती है कि डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं हैं। अगर सेम चीजें होती तो सेम व्यवहार करती। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि डेंसिटी और विस्कोसिटी लगभग सेम चीजें हैं, लेकिन सेम चीजें नहीं है, क्योंकि दोनों का व्यवहार, बिहेवियर एकदम अलग अलग है। आप देखिए उसी टेम्परेचर पर ये 1.5 गुना बढ़ रहा है, यहां पर ये 13 गुना बढ़ रहा है। तो आज से कोई अगर आपको कहे कि विस्कोसिटी और डेंसिटी एक जैसी चीज है तो बता देना नहीं नहीं नहीं, व्यवहार देखो अलग अलग है, तो चीजें भी अलग अलग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आइडियल फ्लूइड की थोड़ी सी चर्चा करना है और आइडियल फ्लूइड की चर्चा विस्कोसिटी के टर्म्स में कर लेते हैं। आइडियल फ्लूइड के लिए आप जानते हो कि यहां पर कांस्टेंट लिखा जाएगा, ये कांस्टेंट लिखा है, गलती से सेंट हो गया है। आइडियल फ्लूइड के लिए आप जानते हो कि म्यू यानी विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, इनविसिड होना चाहिए और इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसका जो रो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आइडियल फ्लूइड के लिए आप म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। तो अगर यहां से टाउ इज इक्वल टू आप निकालोगे तो 0 इंटू डी यू अपॉन डी वाई करोगे तो कुल मिलाकर के टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी आइडियल फ्लूइड में शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी वाले डायग्राम पर जहां पर देखो एक तरफ टाउ प्लॉट किया गया है, एक तरफ डी यू अपॉन डी वाई या डी थीटा अपॉन डी टी प्लॉट करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आइडियल फ्लूइड प्लॉट करिए, क्या प्लॉट करिए, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन होगा, आइडियल फ्लूइड वो होगा जिसमें कि टाउ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो टाउ की वैल्यू 0 कहां मिलेगी, क्या इस पे मिलेगी, नहीं, इस पे जैसे ही आप गए इतनी सी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी। टाउ 0 कहां मिलेगा हमें, इस वाले लाइन पर, यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या शो करती है, आइडियल फ्लूइड को शो। ठीक इसी प्रकार आगे आपको पढ़ाएंगे कि ये वाली लाइन जो है वो आइडियल सॉलिड को शो करती है। ये आइडियल फ्लूइड, ये आइडियल सॉलिड, समझ में आ रहा है। और इसके बीच के जितने भी ये लाइंस हैं ये सब रियल फ्लूइड को शो करते हैं, क्योंकि रियल फ्लूइड में ही तो विस्कोसिटी पाई जाएगी। यानी ये जो एरिया है यहां सब में क्या मिलेगा आपको, विस्कोसिटी मिलेगा। अलग अलग फ्लूइड्स की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तो आपको मैंने न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ाया, आगे हम नॉन न्यूटोनियन पढ़ाएंगे, बिंघम प्लास्टिक पढ़ाएंगे, डालाटेंट पढ़ाएंगे, आइडियल प्लास्टिक पढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें अभी इसमें बात होनी बाकी हैं। थिक्सोट्रोपिक है, रियोपेक्टिक है, तो इस सब की चर्चा होगी कि कौन कैसे बिहेवियर शो करता है, किसको कैसे प्लॉट किया जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप इतना तो जान सकते हैं ना, तब तक आपको इतनी तो क्लैरिटी है ना कि इधर उधर इस पे हम क्या प्लॉट करेंगे, दिस लाइन शोज आइडियल फ्लूइड एंड दिस लाइन शोज आइडियल सॉलिड। ये किसको शो करता है, आइडियल सॉलिड को शो करता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी बनाई गई थी, उसका कारण ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उससे पहले हमें एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेना है, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस को भी आपको डिस्कस करना है। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी और फ्लूइड मैकेनिक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स आपको मिल रहा है। इसमें कुछ भी आधा अधूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा वो स्क्रैच लेवल से शुरू करके एकदम मैक्सिमम चीजें कवर की जाएंगी। तो शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।